हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। आइए देखते हैं यूपी पीसीएस प्री 2018 का पेपर है। ये ना पेपर की एनालिसिस अब आइए देखते हैं। जो भी हर क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी देखेंगे, और आप लोग अगर चाहते हैं तो आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम था? मनरेगा, ट्राइसिम, एक काम के बदले अनाज, या कौशल विकास कार्यक्रम? तो इसका सही आंसर क्या है? मनरेगा है। अब आइए मनरेगा के बारे में देख लेते हैं, मनरेगा क्या था। तो मनरेगा जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, ये है ग्रामीण बेरोजगारी, भूख और गरीबी से छुटकारा पाने के लिए जो है केंद्र सरकार ने 2 फरवरी 2000 को इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बादनपल्ली गांव से शुरू किया था। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। पहले इसका नाम जब 2006 में शुरू किया गया था, इसका नाम नरेगा था, मनरेगा नहीं था। लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कर दिया गया। अब काम के बदले ये अनाज योजना जो 2004 में शुरू की गई थी, उसका भी विलय जो है मनरेगा में, यही नरेगा में कर दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट पूछा गया था। काम के बदले अनाज योजना कब शुरू की? 2004 में। अब देखिए कौशल विकास कार्यक्रम की शुरुआत, चौथा ऑप्शन ये था। कौशल विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है जुलाई 2015 में किया गया था। ये इसका क्या उद्देश्य है? जो भी गरीब तबके के लोग या जो भी गांव के लोग जो है जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो उनको क्या है, उन युवाओं को जो है ट्रेनिंग देना, जिससे उनको रोजगार मिल सके। अब आइए अगला देखते हैं ट्राइसिम के बारे में। ट्राइसिम की शुरुआत कब हुई थी? ट्राइसिम की शुरुआत हुई थी जो 15 अगस्त 1979 को हुई थी। तो इसका क्या है, फुल फॉर्म क्या है? ट्रेनिंग ऑफ रूरल फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण। अब इस योजना का उद्देश्य क्या था? जो भी गांव में 18 से 35 वर्ष के आयु के लोग रहते, गरीबी रेखा से नीचे, उनको क्या करना है, तकनीकी और जो है व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, इसका ये उद्देश्य था। लेकिन इस योजना का जो है, इस योजना को जो है 1 अप्रैल 1999 योजना का विलय किस में कर दिया गया? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में इसका विलय कर दिया गया। अब आइए देखते हैं। अब ये स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना जो है, इसकी शुरुआत पूछा जाता कब की गई थी? 1 अप्रैल 1999 में कर दी गई थी। अब ये जो है क्या किस लिए चलाई गई थी? गरीबों के लिए, स्वरोजगार के लिए 1999 में चलाई गई योजना, ऐसे करके स्टेटमेंट अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था। अब आइए देखिए, इसमें जो है 6 योजनाओं को विलय कर दिया गया था। तो ये 6 योजनाएं आप पढ़ लीजिएगा, 6 योजनाओं का इसमें विलय कर दिया गया था, मैंने लिख दिया है। अब आइए देखते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता निवारण के लिए वर्ष 2011 में स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना का जो है पुनर्गठन करके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। उसी का जो है पुनर्गठन, जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार, उसका पुनर्गठन 2011 में कर दिया गया। जो 1900, इसमें याद रखना है 79 में कौन सी स्टार्ट थी, 79 में कौन सी योजना स्टार्ट थी, फिर 99 में कौन सी योजना स्टार्ट थी, 2011 में कौन सी योजना, ये सारा क्रम से याद रखना है, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2011 में। कहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी? बांसवाड़ा, राजस्थान से। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि में से निम्नलिखित में किसका परिणाम? अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर, प्रव्रजन या विवाह? इसमें बताना है कि कौन प्राकृतिक वृद्धि के लिए का परिणाम है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु, ये प्राकृतिक वृद्धि का वह परिणाम है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अब देख लेते हैं इसका जो है प्राकृतिक वृद्धि क्या है। देखिए प्राकृतिक वृद्धि क्या है, देखिए इसमें जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में जन्म मृत्यु के अंतर में बढ़ने वाली जनसंख्या को क्षेत्र। अब जैसे मान लीजिए 2018 की हो गई, जन्म मृत्यु दर का अंतर हो गया 2019 का, 2018 का 2019 का, तब इन दोनों में देखा जाएगा कि कितनी इन दोनों में कितनी वृद्धि हुई। यही होती है प्राकृतिक वृद्धि। 2 समय अंतरालों के बीच ये देखा जाता है कितनी वृद्धि हुई है, उनका डिफरेंस निकाला जाता है, उनका अंतर, यही होती है प्राकृतिक वृद्धि। अब आइए देखते हैं निम्न में से किसके द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम जारी किया गया था? किसके द्वारा जारी किया गया था? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा। ये 1990 से जो है प्रतिवर्ष जारी किया जाता है।
मानव विकास सूचकांक। अब आइए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? अशिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, आय की विषमता। तो कौन सा मापा जाता है? ये आय की विषमता मापी जाती है। अब ये लॉरेंज वक्र ऐसे बनता है, इसमें समता रेखा होती है, वक्र होता है। वक्र जितना पास होगा, इस रेखा पूर्ण समता रेखा के जितना पास होगा उतनी आय की असमता कम होगी, जितना दूर होगा उतनी आय की असमता ज़्यादा होगी, असमता ज़्यादा होगी। तो लॉरेंज वक्र किस लिए है? आय की विषमता के लिए, याद रखिएगा। अब आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित करों में से कौन सा कर जो है ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? बिक्री कर है, भू राजस्व कर है, स्थानीय मेलों का कर। तो कौन सा पंचायतों द्वारा? तो इसमें स्थानीय मेलों का कर जो है ये ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है। बिक्री कर और राजस्व कर जो है किसके द्वारा वसूला जाता है? ये राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा ये वसूला जाता है, बिक्री कर और भू राजस्व कर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब निम्नलिखित में से पंचवर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय जो है संपोषणी वृद्धि थी? तो नवीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं, 11वीं, 12वीं, किस पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य संपोषण वृद्धि थी? तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अब आइए योजनाओं के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी 12वीं पंचवर्षीय योजना, अब तो पंचवर्षीय योजना बंद हो गई है। तो अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी? 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 2017। इसका लक्ष्य क्या था? तीव्रतर, संपोषणी और अधिक अधिक समावेशी विकास। क्या था? तीव्रतर, संपोषणी और अधिक समावेशी विकास। यही इतना याद रखिए, कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अब आई 11वीं पंचवर्षीय योजना का देख लेते हैं। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू की है? 2007 से 2012। इसका लक्ष्य क्या था? तीव्रतर और आर्थिक समावेशी विकास। तीव्रतर और आर्थिक समावेशी, ये याद रखना बहुत जरूरी है। अब आइए 10वीं पंचवर्षीय। देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 थी। इसमें क्या लक्ष्य रखे? इसमें बहुत सारे लक्ष्य रखे हैं जो इंपॉर्टेंट पूछा जा चुका है। साक्षरता दर 75% रखा गया था, लक्ष्य रखा गया था। वानिकीकरण का जो है 33% लक्ष्य रखा गया था। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1997 से 2002, ये शुरू, इसमें क्या था? देखिए इसमें इसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि। अब सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि, इसके साथ क्या होगा? देखिए लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होगी, रोजगार का सृजन, लोगों को रोजगार मिलेगा, आत्मनिर्भरता आएगी, क्षेत्रीय संतुलन। ये नवीं पंचवर्षीय योजना में था। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जो है, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के निम्नलिखित कौन सी समिति गठित की गई? तेंदुलकर समिति है, सक्सेना समिति है, लकड़वाला समिति है, और इसके बाद हासिम समिति है। तो नगरीय क्षेत्रों के लिए बीपीएल परिवारों के लिए कौन सी पहचान के लिए कौन सी योजना शुरू की थी? तो हासिम समिति। ये नगरीय और जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शुरू की गई थी ये सक्सेना समिति थी। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें याद क्या रखना है? नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए कौन सी? हासिम समिति। समितियाँ एक नहीं पूछी जाती। देखिए ये है एनसी सक्सेना समिति। एनसी सक्सेना क्या थी? ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों की पहचान करने के लिए एनसी सक्सेना। हासिम समिति किस लिए थी? क्षेत्रीय से नगरीय क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों की पहचान करने के लिए। अब देखिए तेंदुलकर समिति के बारे में पूछते हैं, देख लेते हैं। अब देखिए तेंदुलकर समिति जो होती है ये है निर्धनता रेखा का निर्धारण प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर। तेंदुलकर समिति क्या थी? प्रति व्यक्ति उपभोग की व्यय के आधार पर जो है निर्धनता की गणना की गई थी। अब देख लेते हैं इनमें क्या था। देखिए इनके अनुसार जो है, जो ग्रामीण में एक व्यक्ति अगर 27 रुपये 20 पैसे एक दिन कमाता है और शहरी क्षेत्र में 33 रुपये 33 पैसे प्रतिदिन प्रति व्यक्ति एक व्यक्ति कोई कमाता है और ये कर कमाता है, तो वो गरीबी रेखा में नहीं माना जाएगा। अगर इससे नीचे कमाता है तो गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। तो अगर 800, उसी जैसे ये बताए, अगर 27 रुपये 20 पैसे एक दिन कमा रहा है तो 816 रुपये प्रति माह अगर कोई व्यक्ति कमा रहा, 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह अगर कोई कमा रहा तो गरीबी रेखा में काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर इससे कम कमा रहा तो गरीबी रेखा में काउंट किया जाएगा। ये बताए थे। अब देखिए लकड़ वाला समिति क्या थी? इनका केवल यही इतना याद रखता, ये याद रखना है, उपभोक्ता व्यय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्होंने क्या किया था और कंज्यूमर प्राइस पर आधारित थी लकड़ वाला समिति। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक गांव की संकल्पना किस पे आधारित थी? सामाजिक विकास पर, राजनीतिक विकास पर, परिवहन एवं संचार का विकास और अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो वैश्विक गांव की संकल्पना किस पे आधारित थी? ये परिवहन और संचार विकास पर। किस पे? परिवहन और संचार विकास पर आधारित थी। सी ऑप्शन सही है। तो इसमें देखिए वैश्विक गांव क्या था? वैश्विक गांव में क्या था? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपयोग के माध्यम से जो है पूरी दुनिया का सरलीकरण कर एक गांव के रूप में, मतलब पूरा सब कुछ जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूरी ऐसी कनेक्टिविटी जैसे एक गांव के रूप में इसको पूरा कनेक्ट कर देना था। यही था वैश्विक गांव शब्द का मतलब। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी निर्धारण करता है? कौन सी संस्था है?
केंद्रीय मंत्रिमंडल, लोकसभा, राज्यसभा, योजना आयोग, अब नीति आयोग। इस योजना आयोग 2015 से जो है नीति आयोग बन गई। तो इसमें गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो योजना आयोग, अब नीति आयोग है। 2015 में योजना आयोग का ये समाप्त करके जो है उसके स्थान पर नीति आयोग कर दिया गया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष कर पूछ रहा है, डायरेक्ट टैक्स। बिक्री कर है, आय कर है, उत्पाद कर है, सेवा कर। तो प्रत्यक्ष कर कौन सा है? ये आय कर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में किससे संबंधित है? कृषि से है, संचार से है, स्वास्थ्य से, शिक्षा से। तो ABC इंडेक्स किससे संबंधित है? ये स्वास्थ्य से संबंधित है। ABC इंडेक्स मतलब है अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन, अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन। अब इसका क्या था? इसका उद्देश्य क्या था कि मतलब इससे बच्चों के जो है स्वास्थ्य को देखभाल के लिए 4 संकेतक बनाए गए थे। 4 संकेतक कौन थे? पोषण था मतलब न्यूट्रिशन, उत्तरजीविता मतलब सर्वाइवल था, शिक्षा मतलब स्कूलिंग, और टीकाकरण मतलब इम्यूनाइजेशन। ये 4 चीज़ें जो है बच्चों की ग्रोथ के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के देखभाल के लिए ये चीज़ ABC इंडेक्स बनाया गया था, तो स्वास्थ्य के लिए। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब निम्नलिखित राज्यों में से कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात में सबसे नीचे? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। तो आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात में सबसे नीचे कौन है? हरियाणा है। कौन है? हरियाणा। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? ये सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग है। अभी जब तक नया सेंसस नहीं आ जाता है 2011 का ही फॉलो करेंगे। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 931। महाराष्ट्र का सेंसस कितना है लिंगानुपात? 929। पश्चिम बंगाल का लिंगानुपात कितना है? 950। हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? 879। तो दिए गए ऑप्शन में सबसे कम लिंगानुपात किसका? हरियाणा है। वैसे भी ओवरऑल में भी हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात है राज्यों में। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? तो देखिए इसमें उत्तर प्रदेश है, केरल है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर। तो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मिला के सबसे लिंगानुपात कहाँ सबसे कम है? तो ये है हरियाणा में। हरियाणा में अब आइए देख लेते हैं। देखिए हरियाणा में शिशु और लिंगानुपात दोनों मिला के जो है 834 है। यूपी में कितना है? 902 है। केरल में कितना है? 964 है। और जम्मू एंड कश्मीर में कितना है? 862 है। तो सबसे कम कहाँ का है? हरियाणा का। यूपी का भी याद रखिएगा 902, केरल का 964, जम्मू कश्मीर का 862। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 2011 की जनगणना के साथ निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो देखिए इसमें है मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश। तो ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो है करीब करीब 15.5 करोड़ के आसपास जनसंख्या जो है गाँव में, 77% जनसंख्या जो है गाँव में भी निवास करती है। और जो है 22%, 77.7 है, 22 पॉइंट समथिंग 22% जो है शहरों में निवास करती है। ये हो गया जनसंख्या के आधार, ये संख्या के आधार। और प्रतिशत के आधार पर पूछा जाएगा तो हिमाचल प्रदेश में 90% जनसंख्या जो है गांव में निवास करती है। याद रखिएगा, अगर संख्या के अनुसार पूछा जाएगा कि ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ निवास करती है तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन अगर प्रतिशत के अनुसार पूछा जाएगा तो हिमाचल प्रदेश में। अब आइए देख ले, देखिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, देखिए पंजाब। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो है 15.5 करोड़ लोग जो है 77.77% लोग जो है कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। और 4 करोड़ जो है 44 लाख लोग जो है 22.3% लोग कहाँ रहते हैं? शहरों में रहते हैं। तो ये याद रखिएगा। और सब दिए गए हैं तो देख लीजिएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 8 मई, 5 जून, 16 अक्टूबर। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब आइए देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? महिला साक्षरता दर सबसे कम है। यह रामपुर है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, बहराइच है। तो सबसे कम साक्षरता कहाँ पे है? तो ये श्रावस्ती में है। अब आइए देख लेते हैं। देखिए सर्वाधिक महिला साक्षर, सबसे पहले देखते हैं न्यूनतम महिला साक्षरता दर कहाँ पे है। देखिए श्रावस्ती में सबसे कम, इसके बाद बलरामपुर में इससे ज़्यादा है, बहराइच है, बदायूं है, रामपुर। सबसे कम कहाँ पे है? श्रावस्ती में। और देखिए सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ? कानपुर नगर में है। कानपुर नगर इसकी में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद लखनऊ है, लखनऊ गौतम बुद्ध नगर है, औरैया है, गाजियाबाद है। तो सबसे ज़्यादा इसमें है। इसके बाद है लखनऊ, लखनऊ के बाद गौतम बुद्ध नगर,
इसमें औरैया ये 5 जो है याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता कहाँ, न्यूनतम महिला साक्षरता दर कहाँ। अब आइए अगला देखते हैं, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? कृषि में, अर्थशास्त्र में, औषधि में, शांति में। तो किसमें दिया गया था नॉर्मन बोरलॉग को जो है किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए? तो शांति के क्षेत्र में पुरस्कार दिए। लोग इसमें कृषि का ऑप्शन टिक करके आए थे, कृषि में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, तो शांति में नोबेल बोरलॉग को दिया गया था, क्योंकि इन्होंने जो है हरित क्रांति के जनक जो है विश्व में यही माने जाते हैं, भारत में जो एम एस स्वामीनाथन माने जाते हैं। अब आइए अगला देखते हैं, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर राजदीप सरदेसाई, करण थापर, कुलदीप नायर, संजय बारू। तो कौन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के पुस्तक के लेखक कौन है? संजय बारू। कौन है? संजय बारू। अब आइए ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर लिखी गई पुस्तक थी। अब आइए अगला देखते हैं, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम की पुस्तक किसने लिखा था? स्टीफन हॉकिंग ने लिखा था, जेबी नारिलकर ने लिखा था, सीवी रमन ने लिखा था, एसी बोस ने। तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसने लिखा था? स्टीफन हॉकिंस ने, अमेरिकन वैज्ञानिक थे। ये इनके बॉर्न हुए थे यूके में, लेकिन ये वहाँ के निवासी बन गए थे अमेरिका के। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जेबी नारिलकर द्वारा जो है अब तक विज्ञान नहीं माना गया, ज्योतिष को, खगोलिकी को, ब्रह्मांडिकी को, नैनो प्रौद्योगिकी। तो इनके अनुसार जेबी नारिलकर के द्वारा जो है कौन अब तक विज्ञान नहीं माना गया? तो ज्योतिष को विज्ञान नहीं माना गया। इनके अनुसार खगोलिकी एक विज्ञान है, नैनो प्रौद्योगिकी एक विज्ञान है, ब्रह्मांड की विज्ञान, लेकिन ज्योतिष विज्ञान नहीं, इंपॉर्टेंट है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये 2018 का पेपर। देखिए, ढींग एक्सप्रेस क्या है? ढींग और कोलकाता के मध्य हिमा दास का मुंह बोला नाम, पलवल और कुंडली के बीच एक्सप्रेस लोकप्रिय पत्रिका। तो ढींग एक्सप्रेस क्या? हिमा दास का जो है मुंह बोला नाम, ढींग एक्सप्रेस मुंह बोला नाम है। तो ये है 4 पार्ट में कंप्लीट हुआ है। जितने एक्स्ट्रा फैक्ट होते थे या एग्जाम में जो भी एक्सपेक्टेड उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, उसको मैंने कवर किया है। आप लोगों का जो भी फीडबैक होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब अगला पेपर 2017 का या कोई मेंस का पेपर मैं अपलोड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।